हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 9th चैप्टर पढ़ेंगे जो है द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब तक हमने पढ़ा 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए और ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज़ थी टूवर्ड्स इंडियन नेबर्स के साथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश रूल के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिस्रप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी इंडिया की कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो कैसे? अब देखो, प्रीवियस जो फॉरेनर कॉन्क्वेरर्स थे जो इंडिया में रूल करने के लिए आए, उन्होंने यहाँ पे इंडिया को अपना होम जैसा माना और इंडियन पीपल के लिए यहाँ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। बट और फर्दर इन्होंने जो इकोनॉमी है इंडियन की, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, उसे भी कुछ छेड़छाड़ उनके साथ नहीं करी और जैसे पहले से चलता आ रहा था उसी को फर्दर कंटिन्यू करा। बट यहाँ पे ब्रिटिश की जो पॉलिसी है बिल्कुल अलग थी। ये इंडिया को अपना घर नहीं मानते थे, यहाँ आते थे और कमा करके अपने घर वापस चले जाते थे। और यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का वो भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ चुका था और इन्होंने कम्प्लीटली जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपने हिसाब से चलाने की यहाँ पे कोशिश करी। इसमें सबसे पहले आता है रुइन ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। अब आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन कैसे इससे इफेक्ट हुए। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था ब्रिटेन में, तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी। क्योंकि ये जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज से compete नहीं कर पा रही थी और इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी थी ब्रिटिश की 1813 के बाद। हमने देखा जो इंडियन गुड्स है फॉरेन में जाके उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी वहाँ। और बट यहाँ पे जो फॉरेन का सामान आ रहा है, ब्रिटेन का सामान आ रहा है इंडिया में, तो वो उस पर कोई भी ड्यूटीज़ नहीं थी। इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, तो यहाँ पे जो ब्रिटेन का सामान आ रहा है, ब्रिटिश गुड्स आ रहा है यहाँ पे, तो जिस वजह से इंडियन के जो क्राफ्ट्समैन थे तो उनकी डिमांड तो बिल्कुल घट चुकी थी यहाँ पे। और प्लस जो इंडस्ट्रीज़ का, वहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री का सामान यहाँ सप्लाई होता था वो काफ़ी चीप था, तो इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता था। कॉटन वीविंग, स्पाइनिंग इंडस्ट्रीज़, आयरन, पोट्री, ग्लास, इन सब को काफ़ी वॉर्स हिट हुआ जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो काम करते थे क्राफ्ट्समैन, उन्हें भी काफ़ी ऑपरेशन झेलना पड़ता था क्योंकि इनके जो सामान थे उन्हें चीप दाम में कंपनी को देना पड़ता था। हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स इनटू ब्रिटेन, जैसा मैंने पहले भी बोला, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी हाई थी इंडियन गुड्स जैसे बाहर जाता था। डिसअपियरेंस ऑफ इंडियन रूलर्स हु वर द मेन कस्टमर्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स। अब देखो, यहाँ पे जब तक इंडियन रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे हैंडीक्राफ्ट्स के, बट जैसे ही यहाँ पे इनका डिस्प्लेस हो गया, ब्रिटिश रूल आ गई, तो यहाँ पे ये चीज़ें, इनकी डिमांड्स बंद हो गई और जिस वजह से यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुई। और मोर ओवर यहाँ पे जो कॉस्ट है वो इसलिए भी इंक्रीज़ थे इनके, क्योंकि जो वहाँ का इंडस्ट्रीज़ का आता था सामान मॉडर्न, तो चीप होता था और हैंडीक्राफ्ट्स तो वैसे भी कॉस्टली होते ही हैं, तो इस वजह से इन्हें कोई लेता नहीं था। सिटीज़ वर डीपॉपुलेटेड, अब जो गांव के लोग बाहर आते थे, यहाँ आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन काम करते थे, अब वो सारे गांव जा चुके थे, अपने अपने गांव, और ये सारा बिजनेस उन्होंने छोड़ दिया था, जिस वजह से सिटीज़ जो है डीपॉपुलेटेड हो चुकी थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द मॉडर्न मशीन इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो मॉडर्न मशीन इंडस्ट्रीज से कम्पीट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ये सारा जो आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी यहाँ पे लॉस हुआ। अब यहाँ पे जो रूइंड हैंडीक्राफ्ट्समैन और आर्टिशंस है वो अब एग्रीकल्चर वर्क करने लगे और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है
वो बिल्कुल बंद हो गई और वहाँ के वर्कर्स जो है कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। और आर्टिशंस हैं जो एग्रीकल्चर लेबरर्स बन चुके थे, पैटी टेनेंट्स बन चुके थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए। और यहाँ पे 1901 टू 1941 हमें देखने को मिलता है 63 टू 70% पॉपुलेशन थी जो वो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी। पहले तो कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट यहाँ पे जैसे ब्रिटिश कॉटन गुड्स सप्लाई होने लगे इन वास्ट अमाउंट, तो यहाँ पे इन्हें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिलता है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो इंडिया है वो इम्पोर्टर बन चुका था ब्रिटिश कॉटन गुड्स का और एक्सपोर्टर हो चुका था रॉ मटेरियल्स का। अब आते हैं इम्पोरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। तो पीजेंट्स को तो स्टार्टिंग से ही सप्रेस किया जाता था, तो धीरे धीरे यहाँ पे पीजेंट जो है गरीबी की ओर यहाँ पे बढ़ रहे थे। और जैसे इसमें ज़मींदार हमेशा ऑपरेट करते रहते थे पीजेंट्स को, लैंड रेवेन्यू काफ़ी हाई था। 1857 टू 8 15.3 करोड़ था। 1936 से 37 आते आते ये 35.8 करोड़ हो गया। ये सालाना जो अमाउंट ये पे करते थे। बाई 20th सेंचुरी जो एग्रेरियन इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली रुइन हो गई। जो लॉ एंड ऑर्डर होते थे ये इनके फेवर में नहीं होते थे, ये हमेशा जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल है, मर्चेंट्स हो गया, मनी लैंडर हो गया, इनके ही फेवर में होते थे। तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते थे। जो रेवेन्यू है वो फिक्स्ड डेट्स को पे करनी पड़ती थी, चाहे फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, चाहे इनकी क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो जाए, बट इन्हें जो टैक्स है वो फिक्स डेट में पे करना ही पड़ता था, ये मजबूर थे। अगर ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो इन्हें इनका लैंड का हिस्सा दे देना पड़ता था, बेचना पड़ता था। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें मनी बोरो करना पड़ता था फ्रॉम मनी लैंडर्स, जो कि काफ़ी हाई जो रेट्स के इंटरेस्ट के साथ इन्हें टैक्स देते थे, या फिर जो भी अमाउंट है मनी है वो देते थे। तो यहाँ पे जो मनी लैंडर है, तो ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू इन मनी लैंडर और रिच पीजेंट्स के पास ये अधिकार आ गया कि अगर कोई इन्हें जो है लोन वापस इनका नहीं कर रहा है तो ये जो किसान है उनकी ज़मीन ले सकते हैं। जुडिशियल डिसीजन जैसे कि हमेशा मनी लैंडर और पीजेंट के, रिच पीजेंट के फेवर में रहता था, बट यहाँ पे जो पीजेंट है, जो गरीब पीजेंट है, टीनेंट्स है, वो हमेशा सप्रेस्ड रहते थे। अब जो कल्टीवेटर्स थे रियातवाड़ी और महलवाड़ी में, वो भी कम्प्लीटली डेप्ट में जा चुके थे। कई टेनेंट्स ने अपना टीनेंसी राइट जो है खो दिया था। और बाय 19th सेंचुरी में यहाँ पे जो मनी लैंडर्स एक मेन कारण बने जो पोवर्टी का। तो यहाँ पे 1911 में देखते हैं ₹300 करोड़ इतना अमाउंट डेप्ट था साल भर में। और यहाँ पे लगभग 25 साल बाद 1937 में ये 6 गुना बढ़ गया, 1800 करोड़ हो गया। तो इन द रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट था, पीजेंट्स का जो मेन एम था मनी लैंडर ही था, क्योंकि उन्हें मनी लैंडर ने जो उनके साथ अत्याचार किए उसके अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे। अब यहाँ पे जो मर्चेंट्स हैं वो जो भी किसान प्रोड्यूस करता था उसे काफ़ी कम रेट में ख़रीदते थे और मतलब मार्केट प्राइस से भी कम रेट में यहाँ पे उसे लेते थे। तो यहाँ पे किसान चारों तरफ से दबा हुआ था और उसकी जो कमाई है बिल्कुल नेग्लिजिबल कमाई होती थी। और यहाँ पे जो पीजेंट्री है वो क्रस्ट थे, किसके, गवर्नमेंट, लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर के अंडर क्रस्ट हो चुके थे। और यहाँ पे इसी का रिज़ल्ट हमें फैमिन्स देखने को मिलता है, काफ़ी सारे फैमिन्स हुए यहाँ पे और पीपल यहाँ काफ़ी मिलियंस में यहाँ पे मरे, ड्रॉट्स और फ्लड्स आए जिससे क्रॉप्स फेल हुए और स्कार्सिटी आई। अब आते हैं रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। तो इसमें जो ब्रिटिश पहले फ्यू डेकेड्स में ब्रिटिश रूल ने यहाँ पे ओल्ड जमींदार्स को हटा दिया था जो बंगाल और मद्रास के थे। तो इन्होंने ये हटाया था। तो यहाँ पे जो वॉरेन हॉस्टिंग एक पॉलिसी लेके आए
इसमें जो है राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का ऑक्शनिंग, तो ये पॉलिसी ऑफ ऑक्शनिंग थी जिसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर्स होगा, जो कि मतलब हाईएस्ट बोली लगाएगा, जो कि मतलब हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे सकेगा, उसी को ये ज़मींदारी हक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिस वजह से जो काफ़ी रिच ज़मींदार थे वो यहाँ पे आए और उन्हें ये जो न्यू ज़मींदारी का हक मिल गया था। और जो ओल्ड थे वो मतलब उनके जो हार्ट में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर था पीसेंट को लेकर के। अगर वो मतलब समझते थे, अगर फ्लड आई, ड्रॉट आई, समझते थे पीसेंट्स की परेशानी, और कुछ हद तक टैक्स को कम करने की कोशिश भी करते थे। बट ये जो न्यू ज़मींदार है ये टोटली एक ब्रिटिश के पपेट की तरह काम कर रहे थे और सिर्फ अपना बेनिफिट ही यहाँ पे देख रहे थे, जिस वजह से एक ये मेन कारण बना पॉवर्टी का भी। तो यहाँ पे ओल्ड जमींदार्स रिप्लेस हो चुके थे और मोर एंड मोर लैंड पास इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर, मर्चेंट्स और रिच पीसेंट्स। और यहाँ पे मनी लैंडर के पास आ गया था। मनी लैंडर के पास कैसे आएगा? जो टीनेंट्स है या फिर पीजेंट है वो मनी लैंडर से कर्ज लेंगे और फिर डेप्ट में आ जाएंगे, जिस वजह से मनी लैंडर के पास उनकी ज़मीन को छीनने का हक हो जाएगा। और मर्चेंट्स भी इस तरह से काफ़ी लो प्राइस में उनसे उनके प्रोड्यूस को ख़रीदते थे। और रिच पीजेंट्स भी यहाँ पे जो है कर्जा वगैरह दे करके, और अगर वो उतारने में नाकामयाब हुए तो उनकी लैंड को ले लेते थे। अब यहाँ पे ज़मींदारी और रियायतवाड़ी एरियाज़ में लैंडलॉर्डिज्म राइज होने लगा। ओवर क्राउडिंग ऑफ लैंड्स, अब हमने देखा कि आर्टिशियंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं जिनकी जॉब छीन चुकी थी, वो भी अब एग्रीकल्चरल फील्ड में आ चुके थे, जिस वजह से यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई लैंड में। और यहाँ पे टीनेंट्स को क्या चाहिए था? लैंड चाहिए था कल्टीवेशन करने के लिए। तो लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे काफ़ी सारे जो लैंड है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए थे टीनेंट्स को। और यहाँ पे इन टीनेंट्स के बीच में फिर कंपटीशन अराइज हुआ क्योंकि ओवर क्राउडिंग थी, जिस वजह से यहाँ पे मनी लैंडर हो गया, लैंडलॉर्ड्स को यहाँ पे जो है रेंट्स हाई करने का मौका मिल गया। और यहाँ पे हम देखते हैं जो ज़मींदार्स हैं, न्यू ज़मींदार्स रहे, जो मनी लैंडर रहे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किसी रिवोल्ट को सप्रेस करने में, क्योंकि वो बिल्कुल भी पीसेंट्स के फेवर में तो थे नहीं, तो ये ब्रिटिश के फेवर में थे। तो इन्होंने जो नेशनल मूवमेंट है उसे सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स का मदद किया। अब आते हैं हम स्टैग्नेशन एंड डेटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का किस तरह से डेटेरियोरेशन हुआ? देखो, ओवर क्राउडिंग एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया ओवर क्राउडिंग हुई, जिस कारण यहाँ पे लैंड के फ्रेगमेंटेशंस हुए और यहाँ पे जो टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे लैंड जो डिवाइड हुई, काफ़ी जो लैंड है उसे मेंटेन करना मतलब कई टीनेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डेप्ट उनके सर पे बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिस कारण से वो उनका जो टीनेंसी हक है वो भी चला जाता था। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स है वर अनेबल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इनडेप्टनेस वॉज इंक्रीजिंग। नो लैंडलॉर्ड्स इन्वेस्टेड इन द लैंड्स, किसी भी लैंडलॉर्ड्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया लैंड में। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही, यहाँ पे सिर्फ इनका एक ही काम था कि ये टैक्स कलेक्ट करें, और ये नहीं कि मतलब कुछ अमाउंट यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में लगा करके ताकि अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी कल्टीवेशन हो, ये वो नहीं सोचते थे। ये बस पीजेंट को ऑप्रेस करके अपना जो टैक्स है वो वसूली करते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कोई स्टेप्स नहीं लिए एग्रीकल्चर में। और यहाँ पे सिर्फ इरिगेशन में है जो थोड़ा बहुत इन्होंने 360 करोड़ में से 50 करोड़ यहाँ पे स्पेंड करे 1905 में। बट अदर सेक्टर में इन्होंने कुछ नहीं देखा। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी जो है बिल्कुल ही कुछ नेग्लेजिबल इनका रोल रहा। नो मॉडर्नाइज मशीन्स, ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स वर सेंचुरीज ओल्ड। मॉडर्नाइज मशीन्स नहीं थी यहाँ पे, जो बहुत पुरानी सेंचुरीज ओल्ड मशीन से यहाँ पे एग्रीकल्चर काम होता था। और एग्रीकल्चर एजुकेशन वाज कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड। एजुकेशन के फील्ड में भी यहाँ इंडिया बहुत पीछे था। और 1936 में यहाँ पे सिर्फ 6 कॉलेजेस थे जिसमें 1306 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो नो सिंगल कॉलेज इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध। और प्राइमरी एजुकेशन रूरल एरियाज़ में भी नहीं था।
तो यहाँ पे एजुकेशन की भी कमी थी, जो इम्प्लीमेंट्स थे वो उसकी भी कमी थी, और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे काम किया नहीं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो यहाँ पे जो मशीन एज है इंडिया में वो स्टार्ट हुई कॉटन टेक्सटाइल से, और जूट कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि स्टार्ट हुई 1850s में। तो हम देखते हैं लगभग 100 साल बाद यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई, जबकि ब्रिटेन में 1750s के टाइम पे ही इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। तो इंडिया इतने पीछे चल रहा था। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है बॉम्बे में सेटअप हुआ क्वासजी नाना बॉय के थ्रू 1853 में, और फर्स्ट जूट मिल है जो रिश्रा बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ इन 1855 में। तो यहाँ पे 1905 में 206 कॉटन मिल्स थे जिसमें 20,000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। 1901 में 36 जूट मिल्स थे जिसमें 1,15,000 पर्सन काम करते थे। यहाँ पे जो फॉरेन कैपिटलिस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्हें हाई प्रॉफिट हो सकता था। लेबर्स जो थे इंडिया में काफ़ी चीप थे, काफ़ी कम वेजेस में काम करते थे। जो रॉ मटेरियल्स है उसमें तो इंडिया सबसे ज़्यादा है, सोने की चिड़िया थी। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल थे, तो फॉरेन को काफ़ी यहाँ पे लगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट इन्हें करना चाहिए। अब इनिशियली जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया काफ़ी ग्रो कर रही थी और इसका पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लार्ज शेयर रहता था। बट यहाँ पे जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, फॉरेन इंडस्ट्री ने ग्रो किया, तो यहाँ पे जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। और 1930 में यहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी डेवलप हुई। अब जो ब्रिटिश एंटरप्राइजेस हैं वो भी चाहते थे इंडिया में आकर के यहाँ पे अपनी जो फैक्ट्रीज है वो स्टार्ट करें बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिश सप्लायर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, शिपिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, मार्केटिंग एजेंसीज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये इंडिया में आकर के एडवांटेज लेना चाहती थी। अब इंडियंस को क्या डिफ़िकल्टी होती थी? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। जो ब्रिटिश बैंक्स होते थे तो वो इंडिया को इजीली जो है लोन नहीं देते थे, ब्रिटिशर्स को इजीली दे देते थे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिस कारण से यहाँ पे जो ब्रिटिश के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो ब्रिटिश को फेवर करती थी। गवर्नमेंट जो है इंकरेज करती थी फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए थ्रू रेलवे पॉलिसीज़। और हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिया में सेटअप नहीं थी, जिस वजह से जो इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा खासा नहीं था। जैसे इंडस्ट्रीज़ आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हो गई, मेटलर्जी, मशीन्स, केमिकल एंड ऑयल, ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी लेट में स्टार्ट हुई। जैसे फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया वो 1913 में प्रोड्यूस हुआ। अब इंडिया में जो इलेक्ट्रिक पावर का डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं था, काफ़ी पीछे चल रहे थे हम। और बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जो इंडिगो टी और कॉफ़ी प्लांटेशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ। बट यहाँ पे पीजेंट्स को ऑपरेस किया जाता था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। जैसे बंगाल और बिहार के पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जाता था। यहाँ पे जो दीन बंधु मित्र हैं एक, तो इन्होंने अपने नील दर्पण में यहाँ पे जो पीजेंट का ऑपरेशन है फॉर कल्टीवेटिंग इंडिगो वो बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने ये लिखा 1860 में। फिर लेटर बाद में यहाँ पे सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे इंडिगो जो इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो चुकी थी। टी इंडस्ट्री डेवलप इन आसाम, बंगाल और साउथ इंडिया एंड HP इन आफ्टर 1850। तो इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आसाम, बंगाल, साउथ इंडिया में भी सेटअप हुई। बट यहाँ पे इंडिया और फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ है उनके बीच में हमेशा दुश्मनी रहती थी, क्योंकि कंपटीशन चल रहा था। और यहाँ पे जो फॉरेन इंडस्ट्री में जितने भी इंडियंस काम करते थे
उनके काफ़ी हार्श कंडीशन में वो काम करते थे, हमें पता है काफ़ी वेरी लॉन्ग आवर्स उन्हें काम करना पड़ता था और काफ़ी कम वेजेस में काम करना पड़ता था। As late as 1946, cotton and jute industries accounted for 40% of all workers. तो यहाँ पे 40% जो वर्कर्स हैं वो कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज पाल्ट्री, काफ़ी नेग्लिजिबल यहाँ पे डेवलपमेंट था। और इन 1951 2.3 आउट ऑफ 357 मिलियन जो पीपल है वो एम्प्लॉयड थे। काफ़ी इतने कम जो पीपल है वो एम्प्लॉयड थे, बाकी अनएम्प्लॉयड थे। और पीसेंट्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग फेल 10.3 मिलियन टू 8.8 मिलियन इन 1901 टू 51। अब रीजंस क्या थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के स्लो प्रोग्रेस के, क्या रीजंस थे? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ रखनी चाहिए थी गवर्नमेंट को वो उन्होंने किया नहीं। और हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ एंड फ्री इंपोर्ट ड्यूटीज़, तो यहाँ पे जो इंडियन मर्चेंट्स को है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, जबकि अगर उनके कोई सामान यहाँ आए तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं था, फ्री वो ट्रेड करते थे। गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी फाइनेंशियल हेल्प। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि जो अभी भी ट्रेडिशनली एजुकेशन कहीं कहीं पे चल रही थी। और 1936 में ओनली 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और उसमें 2217 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन इंडस्ट्रीज़ और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के बीच में गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ब्रिटिश को ही फेवर करती थी। अनइक्वल रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। अब किसी एरिया में काफ़ी डेवलप्ड था, किसी एरिया में बिल्कुल ही बैकवर्ड था, तो यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा था, तो मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहा था। अब देखते हैं इसके दौरान यहाँ पे हमें 2 न्यू सोशल क्लासेस इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। पहला इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा मॉडर्न वर्किंग क्लास। तो इनका जो मेन रोल था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ खोलेगी तो यहाँ पे मॉडर्नाइज होगा। तो और मॉडर्न वर्किंग क्लास थे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बेस में काम करते थे। तो इनके कारण यहाँ पे इनका मेन इंटरेस्ट यही था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब हमें पोवर्टी और फेमाइन्स कैसे देखने को मिलता है? तो इंडियन पोवर्टी वॉज मेनली अफेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल। जब से ब्रिटिश रूल आया पोवर्टी भी हमारी इंडिया में स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं मेनली जो ब्रिटिश का ही यहाँ पे हाथ था पोवर्टी के कारण, जो इंडिया को पोवर्टी और फेमिन्स का सामना करना पड़ा। तो इसके रीजंस क्या क्या थे? डिके ऑफ द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनका कहीं ना कहीं डिके हो रहा था। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनका डिके, और फेलियर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ टू रिप्लेस देम। तो यहाँ पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ रही थी तो वो फॉरेन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे हाई टैक्सेशन था, जैसे हमने देखा। ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, तो ब्रिटिश का मेन काम यही था, ये अपने जो है अपनी गवर्नमेंट के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने लिए, तो ये अपने लिए ही यहाँ पे काम करने आई थी, इंडियन पीपल के लिए काम करने नहीं आई थी। और बैकवर्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा इम्प्लीमेंट्स काफ़ी बैकवर्ड थे, ओल्ड मशीनरी थी। और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीजेंट्स, तो पीजेंट्स का यहाँ पे शोषण तो होता ही था। हमें फर्स्ट फैमिन देखने को मिलती है यूपी में इन 1860 टू 61। यहाँ पे 2 लाख जो पीपल हैं वो उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई। 1865 टू 66 20 लाख पीपल, यहाँ पे 68 टू 70 14 लाख। और यहाँ पे वर्स्ट फैमिन हमें देखने को मिलता है 1876 टू 78 महाराष्ट्र में 8 लाख पीपल मरे। यहाँ पे मद्रास में 35 लाख पीपल। मैसूर में 20% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे उनकी जान जा चुकी थी। यूपी में 12 लाख। और ड्रॉट से हमें यहाँ पे 96 टू 97 40 लाख पीपल मरे।
1854 टू 1901 टोटल जो आपके हैं ये 2,88,25,000 पीपल यहाँ पे इनकी जान गई। तो ये सिर्फ पॉवर्टी और फैमिन के कारण मरे इतने सारे। और 29% ऑफ द फूड क्वांटिटी वो डिक्रीज हो गई थी 1911 टू 1941। 1925 टू 34 इंडिया और चाइना जो थे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम जो थी ये सिर्फ इंडिया और चाइना की थी। और 1930 में हम देखते हैं कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की वो सिर्फ 32 ईयर्स थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कंडीशन थी। हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट हमें पॉवर्टी और फैमिन का देखने को क्यों मिलता है। जब से फॉरेन रूल आया और एक्सप्लॉयटेशन हुआ तब से हमें देखने को मिलता है। अब देखो बैकवर्ड एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण भी एक ये भी कॉज था। बट हम प्री ब्रिटिश रूल में देखें तो इंडिया में जब तक मुग़लों का राज था तब तक इंडिया अदर कंट्रीज से कुछ पीछे नहीं थी, इतनी बैकवर्ड नहीं थी। हम अदर कंट्रीज से भी आगे थे बट पीछे नहीं थे। मतलब हम वेस्टर्न यूरोप की अगर कंट्रीज़ को उस टाइम पे देखें और इंडिया को देखें तो इंडिया कहीं पे भी बैकवर्ड नहीं था। बट जब से यहाँ पे ब्रिटिश रूल आया इंडिया में जो है बैकवर्डनेस आई और यहाँ पे पॉवर्टी और फैमिन भी स्टार्ट हुआ। तो 1750 से जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ तब से ही इंडिया की जो पॉवर्टी है वो भी स्टार्ट हुई। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि जो ब्रिटिश का ही यहाँ पे इतना बड़ा रोल रहा है इंडिया की बैकवर्डनेस के पीछे और पॉवर्टी और फैमिन के पीछे। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन आई तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वर्क किया और जितने भी इनके बेसिक सोशल ट्रेंड्स थे इंडिया में वो अपनी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उन्होंने रखे। तो इससे हमें पता चलता है जो ब्रिटिशर्स ने है टोटली अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे कुछ भी किया छोटा बड़ा वो सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए किया। और यहाँ पे इंडिया का जो बैकवर्डनेस है ये मेन रीज़न है ब्रिटिश रूल का। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 10 जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।